मॉर्निंग में ना मैंने चीफ की दावत कहानी की थी, बट आप लोग जुड़ नहीं पाए थे। मैंने भी मैसेज नहीं देखा। वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था मैम। ज्वाइन नहीं हो पाए थे। तो चलिए, मैं ये कहानी फिर से कर देती हूँ क्योंकि मोना फर्स्ट टाइम सुनेंगी और आप लोग एक बार और इसको रिवाइज कर लोगे। छोटी सी कहानी है, तो जल्दी से हो जाएगी, कोई वो नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। जी मैम। जी मैम। हाँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि बाहर जो बच्चे बाहर से जुड़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा कितनी देर से क्लास हो रही है, हो नहीं पाई। तो चलो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। चीफ की दावत किसकी कहानी है? भीष्म साहनी जी की। पता है, भीष्म साहनी जी की दो कहानी लगी हुई हैं हमारे यहाँ पे। कौन कौन सी लगी हैं? एक तो चीफ की दावत है और दूसरी है अमृतसर आ गया है। ठीक है। और ये चीफ की दावत जो है बच्चों, ये कौन से संग्रह से ली गई है इसको नोट कर लो। इनके कहानी संग्रह एक पहला पाठ कहानी संग्रह से ली गई है और इस पहला पाठ कहानी संग्रह में 15 कहानियां हैं। प्रकाशन वर्ष है 1957, 1957। क्लियर हुआ? और ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण है बच्चों, आपको याद होगा कि अभी 29 जून वाले पेपर में भी इससे प्रश्न आया था। 29 जून का जो पेपर था उससे भी इसमें प्रश्न आया था, जिसमें इसकी श्यामनाथ की पत्नी के डायलॉग पूछे गए थे। कौन से हैं? 5-6 डायलॉग दिए थे, इनकी पत्नी का डायलॉग पूछा गया था। तो हर बार आता है, कोई भी नेट का पेपर हो, जून वाला या दिसंबर वाला, कुछ कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनसे हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। इसको आप वो कर लीजिए, टिक लगा लीजिए और अच्छे से इसको सुनिएगा। चलिए अब मैं कहानी शुरू कर देती हूँ। चीफ की दावत, भीष्म साहनी। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। चीफ ये इंग्लिश वर्ड है, चीफ का मतलब जो उनके बॉस हैं उनकी दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, बॉस आने वाले हैं घर पे खाने के लिए, तो फुर्सत तो मिलेगी नहीं। दोनों ही अपना तैयारियों में लगे हुए हैं, पति भी और पत्नी भी। श्यामनाथ हैं यहाँ, जो करेक्टर है उसका नाम है श्यामनाथ। अच्छा, एक यही बस एक नाम आया है, बाकी इस कहानी में ना और कोई नाम आया भी नहीं है। चीफ चीफ ही है। चीफ की मिसेज है श्यामनाथ की, मिसेज श्यामनाथ की मिसेज करके आई हैं। और माँ जो है, इनकी माँ श्यामनाथ की, वो माँ, और कहीं कहीं इन्होंने अम्मी भी कहा है। चलिए, इतना समझ में आ गया। ये सीन है किसी के घर का है। किसके घर का? श्यामनाथ जी के घर का है। और वो जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, शाम को उन्होंने चीफ को बुलाया हुआ है। आप लोग को बेटा पीडीएफ भी शो हो रहा है ना? यस मैम। जी मैम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब यहाँ पे लेखक ने क्लियर बताया है कि पार्टी जो थी उसमें ड्रिंक का भी व्यवस्था की गई थी। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। तो वो कौन सा सामान था बेटा? वो था उनकी माता जी। उसको यहाँ पे लेखक ने इस तरह से लिखा है सामान के साथ, ये हमें समझ में आ जाता है श्यामनाथ की नज़रों में उनकी माँ की क्या वैल्यू रही होगी। तो सारा जो पुराना सामान था, फालतू सामान देखो, अलमारियों और पलंगों के नीचे छिपा दिया गया। अब समस्या किसकी आई? माँ की। अब माँ कैसे छिपाई जाए, कहाँ रखी जाए? ना अलमारी के अंदर, ना ही उसके पलंग के नीचे। अब इस बात की ओर न उनका न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती जी की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? अब सब ये श्यामनाथ ने जितनी भी बात की है बेटा, यहाँ पे इंग्लिश में जब भी जहाँ पे इंग्लिश में बात की है, लेखक ने वहाँ पे इशारा भी कर दिया है। इंग्लिश में पूछा, अब माँ का क्या होगा? अब ये दिखाता है तो मिडिल क्लास फैमिली ही, लेकिन ये रहन सहन अपना उच्च शो मतलब कि दिखावा करना चाहती हैं। इसलिए यहाँ पे देखो घर में भी इंग्लिश में बात कर रही है, माँ का क्या होगा। और ये भी क्लियर कर दूं, ये श्यामनाथ यहाँ पे पंजाबी बैकग्राउंड से हैं। इनकी माँ पंजाबी हैं और पंजाब से ये यहाँ पे जहाँ पे जॉब करे, शहर का नाम कहीं नहीं आया है। श्रीमती काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली,
इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएं। तो अब ये जवाब था उनकी श्रीमती जी का। सही बात बताई उन्होंने, तो सजेशन तो ठीक गया कि अपनी सहेली के यहाँ चली जाएंगी, उनका भी मन लगेगा। लेकिन जो सहेली थी ना माता जी की, उनसे शामनाथ चिढ़ते थे। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखना, ये शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। अर्थात जो इनकी माता जी की सहेली थी, उनको ये बुढ़िया कह के संबोधित कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि वो उनका आना जाना शामनाथ के घर में शुरू हो जाए। पहले से मतलब पहले रहा होगा, पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। हाँ देखिए, पहले भी बंद आती थी तो बहुत मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं, मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले अपने काम से निपट लें। अब ये माँ से क्या करवाना चाह रहे हैं कि जल्दी से खाना खा के निपट जाएं, उसके मतलब चीफ के आने से पहले ही अपने कमरे में चली जाएं और बंद कर लें कमरा। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, वह जो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। अब भाई सही में प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी ये। इनको ये डर लगा कि अगर माता राम सो गई तो उनको एक बीमारी थी बच्चों, खर्राटे लेने की, क्योंकि वो नाक से सांस नहीं ले पाती थी, तो मुंह से सांस लेती थी और उनको खर्राटे आते थे। तो अब ये भी एक दिक्कत थी, अगर सो गई तो फिर चीफ जो है बरामदे में खाना खाएंगे, और माँ के दरवाजे गेट के बाहर ही, माँ की कोठरी के बाहर ही बरामदा था। तो अब ये बता रहे हैं, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा लूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। अब ये उपाय निकाला इन्होंने कि माँ को बोल देंगे कि अंदर जाके बैठी रहना, क्योंकि सोओगी तो आपके खर्राटे बोलेंगे। सामनाथ कुछ खींच उठे। अच्छा, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक हो, कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। इनकी पत्नी ने याद दिलाया कि मान लो माँ को बैठने 7-8 बजे से हम बैठने बोलेंगे, और 11 बजे तक तो तुम्हारा ड्रिंक चलता रहता है, तो फिर कैसे करोगे, तब तो सो ही सकती है इतनी देर में। शामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली है भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। अब देखो इससे क्या पता चलता है, शामनाथ की मानसिकता, मतलब उनकी माताजी उन पे एक तरह का बोझ है। वो अच्छा भला अपने मतलब कि उसके साथ जा रही थी, भाई के साथ, तो इन्होंने इसकी इनकी मिसेज ने शामनाथ की रोक लिया था, उस पे ये अब झल्ला रहे हैं। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। अब देखो क्या सोचा है उन्होंने। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। अब माँ के ऊपर आ गया है, देखिए ये जो विवरण आ गया है, माँ का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, कैसी है माँ, अ, उसके बारे में भी बताएंगे। अब ये बैठी कहाँ है, कोठरी के बाहर एक चौकी पर बैठी थी। और पहले समय की बेटा स्त्रियां ऐसे ही होती थी, बेटे से भी ना सिर पे ढक के रहती थी, तो उन्होंने भी दुपट्टे से मुंह और सिर को लपेटा हुआ था, और एक माला जपने की उनकी वो थी, माला जपती रहती थी, और कुछ काम तो कर नहीं पाती थी। सुबह से तैयारी होते देख माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। उनको भी ये बता दिया गया था कि बॉस आ रहे हैं, चीफ घर आ रहे हैं, तो वो भी यही डर रही थी कि सब काम अच्छे से हो जाए। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती, जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। अब इन्होंने ये तरीका निकाला कि जब तक वो बैठक में रहेंगे माँ को बरामदे में बैठना होगा, और जब बरामदे में, क्योंकि खाने का व्यवस्था जो थी बरामदे में थी, तो जब वो लोग बरामदे में आएंगे तब उनको वो वॉशरूम के दरवाजे से अपने बैठक में जाना है। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। अब माँ को क्या पता, उन्होंने हाँ तो कह दिया। और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। ये बात भी उन्होंने एक तरह से वार्निंग दे दी माँ को। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ
नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़बुन कम खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। अब उनको टेंशन तो थी कि अगर चीफ उधर आ गए जहां माँ बैठी हैं और वो सो गई, उनके खर्राटों की आवाज से उनको क्या होगा, बेइज्जती लगेगी, इंसल्ट फील होगी। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के सामने रखते हुए बोले, आओ माँ जरा इस पर बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आ बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। अब वो पलंग से उठा दिया तो चौकी से उठा के वो कहाँ बैठा दिया उनको, कुर्सी पे। कुर्सी पे बुजुर्ग हैं, वो दोनों पैर ऊपर करके बैठी तो उनको उसके लिए भी टोक दिया गया कि ऊपर पैर करके नहीं बैठो, नीचे पैर कर रखो। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पैर नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वह पहन लूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अध खुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे अब क्या पहनाया जाए। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। अब यहाँ से पता चल जाता है कि पूरे परिवार को इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। हर चीज ये अपने हिसाब से करते थे। इवन पत्नी के ऊपर भी इन्होंने अपना वो दिखाया हुआ था कि वो कौन से कपड़े पहनेगी, वो उस पे भी इन्हीं का वो चल रहा था। ठीक है, देख लेते हैं। तो आपको बच्चों इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के ये पुत्र हैं। माँ के सामने सिगरेट पी रहे हैं और अभी तो इतना ही नहीं, अभी माँ के सामने ड्रिंक करके भी पहुंच जाएंगे। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा। फिर से इंग्लिश में उन्होंने अपने पत्नी से मतलब अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं उल्टी सीधी बात हो गई तो चीफ को बुरा लगेगा, सारा मजा जाता रहेगा। अब ये भी इन्होंने शंका भी जता ही दी है कि अगर कुछ उल्टा सीधा कर दिया माँ ने, माँ की तरफ से तो उनको चिंता थी, तो सारा मजा चला जाएगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। अब यहाँ पे देख दो माँ कैसी है, छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के बाल, आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे, पहले से कुछ कम ही कुरूप नजर आ रही थी। लेखक ने क्या यहाँ पे एकदम ऐसा विवरण दिया है माँ का कि उनकी एक तस्वीर हमारे सामने उभर के आ गई है। अब देखो, अगर नेट को इस पे क्वेश्चन पूछना पड़ा, हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कि चीफ की दावत कहानी में माँ की कौन सी विशेषता नहीं थी, तो ये सारी दे देंगे, कुछ एक आध और ऐड दे देंगे, सफेद बाल दे देंगे। अब यहाँ पे सफेद बाल नहीं लिखे हैं, आधे झड़े हुए बाल लिखे हैं, सफेद कमीज पहने हैं, सफेद सलवार पहने हैं और छोटा सा कद है, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, पतली दुबली है, कद भी छोटा है और क्या शरीर दुबला पतला है, धुंधली आंखें हैं और सिर के आधे झड़े बाल हैं। मतलब सिर के बाल जो हैं झड़े हुए हैं, उन्होंने आधे सिर को ढका हुआ है इसलिए आधे झड़े लिखा है। और पहले से कुछ कम ही कुरूप नजर आ रही थी। तो अच्छे से समझ गए माँ की क्या क्या विशेषताएं, जो माँ दिखती कैसी हैं उसका यहाँ पे जिक्र किया है। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां उड़ियां हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। अब देखने में थोड़ा ठीक ठाक लग रही थी तो इन्होंने कहा कि कोई चूड़ी वगैरह भी पहन लो। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये माँ का दर्द है, इनके पिताजी नहीं है तो माँ ने ही इनको शायद पढ़ाया है, तो पढ़ाई में सारे जो जेवर थे वो बेच के, क्योंकि माँ कोई पढ़ी लिखी नहीं है, यहाँ पे अनपढ़ दिखाया गया है, तो उन्होंने अपने जेवरों को बेच बेच के बच्चे को पढ़ाया है श्यामलाल को। अब देखो इतनी सी बात में क्या हुआ, यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है, जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। ये इन्होंने अपनी माँ को ये बात सुना दी।
क्या क्या लौटा पाएंगे बेटा वो माँ को? सोच के देखो, माँ ने कितना संघर्ष झेला होगा। यही है, यही औलाद है, देख लो। श्यामनाथ को एकदम कलयुगी बेटा का अवतार दिखाया गया है। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए। माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। अच्छा बच्चों, मुझे याद आ गया, मैं इसकी बात कर रही थी तो पिता कहानी जो हमने पढ़ी थी, उसमें भी जो सुधीर है उसको अपने पिता की चिंता है, पूरी कहानी उसी की विचारधारा में चलती है। लेकिन देखो कितना फर्क है उधर के सुधीर में और इधर श्यामनाथ में। उसको अपने पिता की परेशानी से परेशान है वो, कि पिता को गर्मी लग रही है। पिता कोई चीज किसी की मानते नहीं है, कोई कंफर्ट की चीज कोई नहीं अपनाते। मतलब पिता की चिंता में पूरी कहानी उसने निकाल दी। और इधर एक हम देख रहे हैं, एक ये श्यामनाथ है जो, और ये तो पिता नहीं, यहाँ पे तो माँ है पेरेंट्स में। और माँ का तो और भी ज्यादा कोमल हृदय होता है। वो वहां पे पिताजी कोई बात नहीं मानते थे, और ये हर बात जैसे जैसे वो कह रहे हैं वो डर के मारे हर चीज मान रही हैं। देख लीजिए, ये थोड़ा सा ऐसा मतलब डिस्कशन होना चाहिए। साहित्य के हम लोग साथी हैं, तो ये चीजें होनी चाहिए कि किस मतलब विचारधारा को प्रस्तुत कर रही है, कहानी का उद्देश्य क्या है। अब इस कहानी का उद्देश्य स्पष्ट है कि हमें श्यामनाथ से थोड़ी सी नफरत सी होने लगी, मतलब गुस्सा आने लगा है हम सबको। देखते हैं अब क्या होता है आगे। चलिए फिर से कहानी में आ जाते हैं। माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। उनको केवल अपने चीफ को खुश करने की पड़ी है। मैंने पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं। वह नहीं पूछेगा। अब माँ मजबूर है, उन्होंने बता दिया कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुम बता देना। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। धक धक क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि उनको अब डर लग गया है कि अगर चीफ उनसे कुछ पूछेगा तो कुछ वो गलती कर देंगी, क्योंकि वो किसी से ऐसे बात बाहरी लोगों से इतना कभी इन्होंने बात की है ना, उनको अनुभव है। दूसरी बात कि बात कर भी लेती लेकिन डर, जो डर है बेटे का, उससे इनको ज्यादा घबराहट हो रही है कि बेटा गुस्सा हो जाएगा अगर कुछ भी इन्होंने गलती की। तो अब चलिए, उनका दिल धक धक कर रहा है। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वही वहीं बैठी रही। अब देखो, उनका परेशान है, 7 बजे तक परेशान हो गई बैठी हैं वो, पश्चात उनको अभी ये टेंशन है कि पार्टी कैसे होगी, चीफ को मैं क्या जवाब दूंगी। एक तो चीफ अंग्रेजी बोल रहा होगा, अमेरिका से है, ये भी याद रखो, चीफ कहाँ से है? अमेरिका से, अमेरिकन है। तो इनका बहुत मन हो रहा था कि वो अपनी विधवा सहेली के पास पीछे से चली जाएं, लेकिन बेटे का खौफ इतना था कि वहां भी नहीं जा सकती थी। चुपचाप टांगे नीचे करके बैठी रही, क्योंकि ऊपर करने के लिए भी बेटे ने मना किया है। एक काम, ये बच्चों ये पंक्ति आ चुकी है बेटो, एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए, इतनी आ चुकी है। तो श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी थी। अब पार्टी स्टार्ट हो गई है। जितनी कामयाबी से ड्रिंक चल जाए मतलब उतनी ही सफल हो रही है पार्टी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। साहब जी जो चीफ जी जो आए थे, वो 2 ड्रिंक के बाद ही इतने नशे में आ गए थे कि चुटकुले सुनाने लगे थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। तो अब भाई ये भी अमेरिकन है, तो इन्होंने मॉडर्न कपड़े, वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं। इनकी पत्नी ने, चीफ की पत्नी ने क्या पहना हुआ है एक बार देख लो। इन्होंने काला गाउन पहना हुआ है और गले में सफेद मोतियों का हार पहना हुआ है। सेंट पाउडर तो नॉर्मल चीज है। अब जो भारत यहाँ की इंडियन की स्त्रियां थी जो उसमें अपने इंडियन वियर में थी, वो इनको हसरत भरी निगाहों से देख रही थी।
बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें करी थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। चीफ की मिसेस शामनाथ की मिसेस से एकदम सहेली जैसा बात कर रही थी। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। अब 10:30 हो गए बेटा। 7 बजे से माँ पैर लटका के बैठी है। उधर माँ के बारे में सोचो। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। हिरन हो गया मतलब भाग गया। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी जैसा बैठा के गए थे, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए। अब पांव बेटा थक गए होंगे, बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने अपनी कुर्सी की सीट पर रख लिए थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। ये थी बेटा माँ की सिचुएशन। 7 बजे से बैठे बैठे कितने बज गए थे? 11 बजे तक मतलब पार्टी चल रही है ना? और इसके बाद जैसे ही उन्होंने माँ को इस अवस्था में देखा होगा तो खून तो खौल ही गया होगा कि नशा तो पहले ही भाग गया उनका, क्योंकि वो नींद में झूल रही हैं, खर्राटे पूरे में गूंज रहे हैं और दोनों पैर ऊपर करके बैठी हैं। देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा माँ को धक्का देकर उठा दें। उनका मन तो बहुत किया कि माँ को एकदम झिझोड़ के उठा दें और उन्हें कोठरी में ढकेल दें, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। चीफ अगर नहीं रहे होते तो जरूर ऐसा कर दिए होते। माँ को देखते ही देसी अफसरों की स्त्रियां कुछ हंस दी और इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। क्या कहा माँ को? पुअर डियर। अपने इंग्लिश लैंग्वेज में बात की बेचारी। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। कितना डर गई होंगी। उनके डर को ना मैं महसूस कर पा रही हूँ। अनजान लोगों को ऐसे अपने पास खड़ा देख के और बेटे के भाव देख के तो समझ ही गई होंगी कि उन्होंने कुछ गलत कर डाला है आखिर। माँ तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? अब मैं थोड़ा सा आ, उसमें आवाज में ला रही हूँ उतार चढ़ाव कि आपको उस कहानी की फीलिंग आए। और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था। माला जपने की आदत थी उनकी। और दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई। एक बाहर था, एक हाथ अंदर था, तो नमस्ते तो दोनों हाथ जोड़ के होती ना, तो नमस्ते नहीं कर पाई। शामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दाया हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया और माँ और भी घबरा उठी। अब वो हमारे यहाँ कहाँ कल्चर है बेटा हाथ मिलाने का, और वो भी किसी पुरुष से हाथ मिलाने का। माँ के मतलब माँ के उसमें ऐसा नहीं था ना, माँ का संस्कृति अलग थी। तब जब चीफ ने उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना दाया हाथ बढ़ाया तो वो घबरा गई। पीछे से शामनाथ जी बात कर रहे हैं, पीछे क्या हो तो सामने खड़े हैं ना। माँ हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब ये मिलाने के नियम माँ को क्या मालूम हो कि दाया हाथ मिलाया जाता है बाया नहीं मिलाया जाता। उनका जो हाथ खाली था उन्होंने वही हाथ आगे बढ़ा दिया। जब बेटे ने डांटा तो, यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दाया हाथ मिलाया जाता है, दाया हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बाया हाथ ही बार बार हिलाकर क्या कह रहे थे? हाउ डू यू डू। कहो माँ मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अब ये माँ को समझाइश दे रहे हैं। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है मैं ठीक हूँ, कहो माँ हाउ डू यू डू। अब वो भी अंग्रेजी में बुलवा रहे हैं अब माँ के मुंह से। सोचो, चीफ पे इम्प्रेशन जमाने के लिए। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। क्या बोलेंगी? एक बार फिर कह कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले,
मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आपसे लजाती हैं। साहब इस पर भी खुश नजर आए, बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखते रहे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत। तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। अब उनको, माँ को शो पीस की तरह बेटा, चीफ को खुश करने के लिए उनको अब इस्तेमाल कर रहे हैं। किराए तो मना कर सकते थे कि माँ को नींद आ रही है, सर जाने दीजिए, हम लोग चलिए खाना खाते हैं, कह सकते थे। तो अब वो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते चीफ को खुश करने का। अब माँ से गाना गाने की भी फरमाइश कर रहे हैं। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ के से कहा है, नहीं खाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो। अब देखो, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि शामनाथ ने या चीफ ने क्या कहानी की फरमाइश की। तो चीफ को तो पता ही नहीं है ना कि टप्पे क्या होते हैं, पंजाबी गीत होते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि शामनाथ की कोई टप्पे गा के सुना दो माँ। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। ये पंक्ति याद रख लेना, ये पंक्ति, ये वाला टप्पे गाने के लिए उन्होंने कहा है। देसी अफसर और उसकी उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ, इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरसती आवाज में पुराना विवाह का गीत गाने लगी। क्या गीत गा रहे हैं? हरिया नी माए, हरिया नी भेड़े, हरिया ते भागी भरिया है। पंजाबी में गा रही बेटा। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बेटा, जबरदस्ती गवाए जा रहा है। ना माँ उस हालत में है कि गाएं, और ना तो उनकी शारीरिक हालत ऐसी थी, ना मानसिक हालत। डर के मारे उन्होंने सुना तो दिया। अब बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। शामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है, हाथ मतलब कलाकारी, हाथ से बनाई जाती है जो चीजें। शामनाथ खुशी में झूम रहे थे, बोले, ओह बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीजें नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। गांव की में फुलकारी क्या? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? बेटे, कढ़ाई होती है, उसको ही फुलकारी है, पंजाब में चलती है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी, क्यों? माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इसे इन्हें ऐसे ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। एकदम भाव विवल करने वाला दृश्य है ये। माँ कितनी मुश्किल से अपने आप को संभाली होंगी उन लोगों के बीच में जहाँ उनका तमाशा बनाया जा रहा था। अब वो जैसे ही एकांत मिला, वो रोने लगी। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती आंसुओं को, पर वह बार बार उमड़ आते। मुझे खुद उस स्थिति को सोच के ऐसा लग रहा है कि कोई उनके साथ नहीं था जो उनके आंसू पोंछ पाए। जैसे बरसों का बाद तोड़ कर उमर आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की। मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने ही में न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खा खा कर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में कुछ तनाव तनाव ढीला पड़ चुका था। पार्टी तो हो गई ना सफलतापूर्वक, तो अब तनाव का कोई टेंशन ही नहीं है। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो।
माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। अब उनको रो भी रही थी, चुपचाप रो के खुद ही चुप हुई। मन का दुख तो जान ही रहा था, चुपचाप बैठी थी, दीवार को देख रही थी। तब तक दरवाजा खटखटाने लगे। कौन? श्यामनाथ जी। अब उनको और डर बैठ गया कि मुझसे जो गलती हुई थी, जो सो गई थी और कराटे ले रही थी, उसकी वजह से मुझे डांटने आए होंगे। अब दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। नशे में है ये। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पूछती हुई बोली, धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। अब यहाँ पे अकेलेपन से परेशान है, तो अब हरिद्वार जाने की इच्छा जाहिर की माँ ने। ये भी एक शहर का नाम आ गया, देखो, हरिद्वार का। माँ वहां जाना चाहती थी। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी मतलब माथे पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई। क्या कहा माँ? ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? अब देखो क्यों उनको दुख हो रहा है। अभी कुछ घंटे पहले वो चाह रहे थे कि माँ उनके पास से चली जाए, मतलब मामा के यहाँ जा रही थी तो ठीक था। अब यहाँ पे माँ खुद जाने की इच्छा कर रही है तो उनको गुस्सा आ रहा है। दो रीजन है बेटा इसके। एक तो ये है कि अभी तो एक तो बता ही देंगे कि कोई समझेगा कि बेटे ने माँ को बाहर भेज दिया, उसकी वजह से। दूसरा रीजन है कि माँ को तो अभी माँ से काम लेना है ना, चीफ को खुश करने के लिए। ये अब देखो इनका झूमना बंद हो गया। क्या कहा माँ? ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने साथ नहीं रख सकता। देख लो, ये वाला तो मैंने कहा ना, ये तो जाहिर है, ये जो कारण है। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया। अब यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बचे हैं, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। ये आ गए ना, अपनी बात पे आ गए फुलकारी बनाने के लिए। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। अब इसने माँ की नब्ज को पहचाना हुआ था, माँ किससे इमोशनल हो जाएंगी, तो अपनी तरक्की की बात रख दी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे की मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा। एक ये भी रीजन है माँ को ना भेजने का कि बॉस कभी कभी देखने आएंगे कैसी बन रही है फुलकारी, कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे भी बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश कर रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। अब माँ क्या करती, बेटे की तरक्की से तो मरती हुई माँ भी एक सांस लेने लगती है कि चलो ठीक है, मेरी सांस एक सांस ज्यादा लेने से अगर बेटे की तरक्की हो जाती है तो। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। तो ये थी बच्चों कहानी चीफ की दावत। बहुत अच्छी कहानी थी और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए, इसकी संवेदना, इसके इमोशन, इसके भाव बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चीफ की दावत, ये थी कहानी। बहुत अच्छी कहानी है। पात्र कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन इतनी महत्वपूर्ण कहानी है कि इसके बिना नेट में अभी तक कोई पेपर आया नहीं होगा। एक प्रश्न तो इससे रहता ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे सेट के एग्जाम में भी था ना। तो चलिए, इसी के साथ ये वाली क्लास आज की समाप्त करती हूँ। अभी आप लोगों से बेटा मैं फिर और बातें करूंगी। अभी आप लोग इसमें बने रहना मीटिंग में, ठीक है? अभी बस ये जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उनके लिए आज की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। अगली कहानी में फिर मीट होगी। तब तक के लिए बाय बाय।